वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए CDP के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 7 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था, वृद्धि एवं विकास पढ़ा था। वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, हम सारे जितने हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उसके आपको 30-30 प्रश्न करा रहे हैं डेली। ठीक है, शाम को 5 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो हमने जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6 लिया था उसमें हमने जीन पियाजे के 2 वीडियो डाले थे। एक वीडियो में हमने बताया था आपको जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, मतलब इनका बेसिक बताया हुआ था। इन्होंने कौन कौन से टर्म दिए हैं, स्कीमा, ठीक है, स्कीम्स क्या होते हैं, समावेशन, समायोजन आदि। इसके बाद हमने जीन पियाजे का दूसरा वीडियो डाला था, उसमें हमने इनकी जितनी भी अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई हैं, जितने स्तर इन्होंने अपने सिद्धांत के दिए हैं, उनकी विशेषताएं आपको बताई थी। एक बार आप यहाँ देख सकते हैं। और हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा मतलब डिटेल से कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमने हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 7, उसमें बाइगॉस्की, सबसे पहले हमने बाइगॉस्की का पूरा सिद्धांत आपको अच्छे से समझाया था। इसके बाद उसके हमने पूरे प्रश्न आपको करा दिए थे। ठीक है, और आप यकीन मानिए इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, आज हम करने वाले, हमने कल बता दिया था कि हम इसके बाद करेंगे हमारे कोहल वर्ग को। ठीक है, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है इसके बारे में, तो पहले हम क्या करेंगे कि कोहल वर्ग का पूरा सिद्धांत अच्छे डिटेल से देखेंगे। इसके बाद इसके हम 20 प्रश्न आपको कराएंगे। और यकीन मानिए इन 20 प्रश्नों के बाहर यदि आपका एक भी प्रश्न आता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 होगा, कोहल वर्ग के सभी प्रश्न। ठीक है, तो कोहल वर्ग, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोहल वर्ग मतलब हमारे CDP में किससे संबंधित हैं। तो जो कोहल वर्ग हैं इन्होंने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है टेट्स का जिसमें कोहल वर्ग से 2 प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, क्योंकि इससे आपका बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोहल वर्ग। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि कोहल वर्ग किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक विकास के सिद्धांत से, नैतिक विकास के, भाषा विकास के, किससे? तो ये है हमारे नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक जानकारी इनकी कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ था। ये पूछा नहीं जाता, फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर सन 1927 न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, और मृत्यु यदि पूछ लें तो 19 जनवरी सन 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब देख लेते हैं कि इनका जो प्रयोग है अलग अलग बुकों में अलग अलग मतलब इसकी जो टाइम है वो अलग अलग मिलता है। तो इनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष मिलता है, कहीं 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 10 से 13 वर्ष मिलता है, कहीं 10 से 20 वर्ष मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं डाउट वाले वो नहीं पूछे जाते, और यदि फिर भी पूछ लें तो आपको फिर अपने हिसाब से लगाना है 10 से 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, अब इनके कुछ टर्म हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने जो टर्म दिए हैं नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा, नैतिक कार्यवाही, ये क्या होते हैं इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। और थोड़ी जब इसकी जानकारी हमें होगी तो हम इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो नैतिक दुविधा है ये क्या होती है, मोरल डिलेमा जिसे कहते हैं। तो नैतिक दुविधा मतलब बच्चे के सामने 2 स्टेज होती हैं, आर या पार, ऐसा समझ लें। ठीक है, आर होना है या पार, मतलब इधर गिरें तो कुआं, उधर गिरें तो खाई, मतलब 2 अवस्थाएं बालक के सामने आती हैं और बालक फंस जाता है कि हम इस तरफ जाएं या इस तरफ। जैसे बालक के सामने बिस्किट भी है और एक टॉफी भी है, बालक को चाहिए तो दोनों है, पसंद भी दोनों है, लेकिन बालक अब यहाँ पर क्या हो गया, फंस गया, दुविधा में फंस गया कि अब हम बिस्किट लें या टॉफी लें। ठीक है, तो ये होती है नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा जो होती है, यहाँ दिया है विरोधाभासी विकल्पों में उलझे रहना, मतलब पसंद दोनों चीजें हैं लेकिन मतलब यहाँ पर क्या हो गई, दुविधा आ गई है, डिलेमा हो गया है कि ये लें या ये लें, ये होती है नैतिक दुविधा। अब देख लेते हैं नैतिक दुविधा का प्रयोग इन्होंने अपने सिद्धांत में किस तरह से किया है। तो जो मतलब जो नैतिक दुविधा का इन्होंने प्रयोग किया है लॉरेंस कोहल वर्ग ने, तो इनकी जो पत्नी थी वो मतलब इन्होंने हिंज नामक कहानी पर अपना प्रयोग किया है। तो इनकी पत्नी बीमार थी, अब बीमार थी, पैसे चाहिए थे दवाई के लिए। ठीक है, अब पैसे इतने नहीं थे इसके पास, तो ये सोचता था कि चोरी करें या ना करें। तो इसके बीच में 2 विकल्प थे, चोरी करें तो पत्नी की जान बच जाएगी, नहीं करते तो पत्नी मर जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो ये फंस गए थे कोहल वर्ग किसमें, नैतिक दुविधा में। फिर इसके बाद उनको तर्क आया, तर्क के माध्यम से, मतलब चोरी करना गलत बात होती है इस तरह से, तो इन्होंने तर्क लगाया। तो इनका एक शब्द है नैतिक तर्कणा, जिसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो सही गलत निर्धारण करने की विचार प्रक्रिया, मतलब ये इस तरह से निर्णय ले रहे थे कि हम चोरी करें, यह गलत बात है, और यदि चोरी नहीं करते तो पत्नी भी मर जाएगी, ये भी गलत बात है। तो इस तरह जो इन्होंने तर्क लिया उसी को इन्होंने नैतिक तर्कणा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिक कार्यवाही।
कार्यवाही, मतलब इसमें फंसे हैं और तर्क भी कर रहे हैं। तो नैतिक कार्यवाही क्या होती है? नैतिक व्यवहार का चुनाव करना, मतलब जो दोनों में से उसे सही लगेगा उसका वह चुनाव कर लेगा। ठीक है, तो जब दो में से एक को चुनना पड़े और महत्वपूर्ण दोनों ही हो तो यह नैतिक दुविधा होती है। ये हमने पढ़ लिया है इधर। ठीक है, तो आई होप आपको इनके तीनों टर्म अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि निम्न में से कौन सा एक शब्द या कौन सा एक ऐसा है विकल्प जो कोहल वर्ग से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों ही शब्द आपने याद रखने हैं, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना और नैतिक कार्यवाही। ये तीनों ही कोहल वर्ग ने शब्द इनके सिद्धांत में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके सिद्धांत के बारे में कि इनका सिद्धांत कहता क्या है, किस पर था। ठीक है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, तो हमें पता है इनका जन्म 1927 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। अब पूछ लेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो कब दिया था। तो ये हाईलाइट है यहाँ पर, इसे याद रखना। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने ही 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थी। 11 कहानियों में से इन्होंने जो कहानी बेस्ट इनको लगी थी वो हिंज वाली कहानी थी। ठीक है, तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने अपनी जो कहानी है किस पर आधारित करके लिखी हुई है, तो हिंज पर। ठीक है, कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाते थे और नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानी हाइनज मिले, हिंज मिले, दोनों ही करेक्ट, एक ही बात है। ठीक है, कि कहानी प्रसिद्ध है, मतलब ये बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और बच्चे उस पर क्या अपने विचार दे रहे हैं इसके आधार पर वह उनकी नैतिकता का स्तर मापते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने 20 वर्ष तक के बच्चों के साथ साक्षात्कार किया। साक्षात्कार क्या? बच्चों को कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछते थे और बच्चे किस तरह से, कोई बच्चा नेगेटिव में आंसर देता था, कोई पॉजिटिव में, इस तरह से ये उनकी नैतिकता के स्तर को मापते थे। ठीक है, निर्णय निकाला और नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दे दिया। ठीक है, फिर दिया है इस सिद्धांत में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने अपने सिद्धांत के कितने स्तर दिए। यदि स्तर पूछ ले तो 3 स्तर दिए हैं और यदि अवस्थाएं पूछे तो अवस्थाएं कितनी हैं? 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने केवल पुरुषों बालकों पर प्रयोग किया है, बालिकाओं पर इन्होंने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। तो यदि पूछ लें कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने प्रयोग किया है बालकों पर, बालिकाओं पर, दोनों पर, किस पर? तो बालकों पर किया है। ठीक है, अब यदि पूछें कि इनके जो तीनों इन्होंने मतलब जो चरण इन्होंने अपने दिए हुए हैं वे सार्वभौमिक है, मतलब सब जगह मान्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बना करके अभी सीटेट में पूछा गया था कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इनके अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत के चरण सार्वभौमिक हैं, सांस्कृतिक हैं, किस तरह से। ठीक है, तो इनके जो चरण हैं वो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके 3 स्तर इन्होंने कौन कौन से दिए हैं। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, हमें स्पीड ज़्यादा रख के ही पढ़ना होगा तभी हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, तो दिए गए हैं यहाँ पर इनके स्तर। तो हमें पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसके 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं। इस तरह से तीनों स्तर की मिला करके 2-2 अवस्थाएं हो जाएंगी, कितनी? 8 अवस्थाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका पहला स्तर जो होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसको अन्य नाम से जाना जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। तो यहाँ हिंदी में कुछ भी दिया हो आपको इंग्लिश में नेम इसके याद रखने हैं, इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अब कहीं कहीं इसका मतलब देखो यदि क्वेश्चन बना के इस तरह से पूछेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा स्तर जो है वह शेष अवस्था से संबंधित है, तो इनका जो पूर्व परंपरागत स्तर है वो शेष अवस्था से संबंधित है। 4 से 10 वर्ष का, कहीं कहीं 7 से 10 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 से 10 वर्ष का ये स्तर होता है। अब इस स्तर में इनकी 2 अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर है क्या। तो पूर्व परंपरागत स्तर, इस अवस्था में बालक में क्या होता है? नैतिकता का अभाव, क्योंकि बालक शेष अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यदि पूछ लें कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, मतलब नैतिकता नहीं पाई जाती, तो वो हो जाएगा हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर। यहाँ पर एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और एक एक शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा,
इसीलिए इसे अच्छे से देखें, ठीक है। परंतु बालक का जो नैतिक विकास है यहाँ प्रारंभ हो जाता है, नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन नैतिकता का अभाव रहता है, ठीक है। तथा बालक जो है वह अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखने लगता है, अर्थात बाहरी घटना के आधार पर ही वह सही और गलत का निर्णय ले पाता है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन बना के पूछेगा कि कौन सा स्तर है कोहल वर्ग का जिसमें बालक जो है वो बाहरी घटना के आधार पर तर्क प्रस्तुत करता है, तो वो हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। फिर दिया है इस अवस्था में बालक में चिंतन, यहाँ तर्क होगा, तर्क एवं चिंतन का आधार बाहरी घटनाएं होती हैं, तो ये याद रखना। अब देख लेते हैं इस स्तर की दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो प्रत्येक स्तर की दो दो अवस्थाएं हैं और दोनों अवस्थाओं के बीच में बालक फंस जाता है, जिसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। और फिर इस नैतिक दुविधा से निपटने के लिए बालक नैतिक तर्क मतलब सोचता है किस तरह से, और फिर सही निर्णय का चयन करता है, जिसे नैतिक कार्यवाही कहते हैं, ठीक है। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसकी दो अवस्थाएं हैं। अब इनकी अवस्थाओं के नाम याद रखना। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से लॉरेंस कोहल वर्ग की दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है, नाम इसके। तो इसकी पहली अवस्था होती है अहम केंद्रित अहंकार या साधनात्मक सापेक्षवादी और उन्मुखता की अवस्था। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है अहम केंद्रितता की अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ ईगो। अभी क्या होती है इस अवस्था में जो बालक है, बालक में अहम का भाव रहता है, बालक को अहम का भाव रहता है। यहाँ पर कैसा अहम का भाव, बच्चे को ये लगता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वह उसकी ही हैं और किसी के साथ वह उसे शेयर नहीं करना चाहता। तो बच्चा कहता है सारे खिलौने मुझे दो, वह समझता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही बनी हुई हैं। तो ये होता है अहम केंद्रितता का भाव, जो जीन पियाजे के पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था में पाया जाता है। अब दूसरी स्टेज जो होती है इनकी, वो होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बालक में अहम का भाव है, लेकिन दंड के डर से, क्या दंड मतलब उसको कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, इस भय से बालक क्या करता है, आज्ञा मान लेता है दूसरों की और उसे दंड ना मिल जाए इस कारण से। तो अब यहाँ पर नैतिक दुविधा हुई क्या, यहाँ पर नैतिक दुविधा क्या है, तो बालक यहाँ पर हम बताते हैं नैतिक दुविधा क्या है। बच्चा कहता है सारे खिलौने मेरे हैं, ठीक है। तो बच्चा यदि पिता ने कह दिया या हमारे पापा जी ने क्या कहा कि आधे खिलौने भाई को दे दो, तो बालक यहाँ पर दंड के भय से आधे खिलौने दे तो देता है, लेकिन वह इसमें फंस जाता है कि ये सारे मैं ही रखूं या फिर भाई को दूं। इस तरह से उसमें नैतिक दुविधा का गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर वह चिंतन करता है, क्या करता है, चिंतन करता है कि यदि हम नहीं देंगे तो हमें दंड भी मिल सकता है, इस कारण से वह दे देता है अपने खिलौने अपने भाई को, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेज समझ आ गई होंगी। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे जो हम अभी आपको बाद में कराने वाले हैं, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा स्तर इनका जो है वो है पारंपरिक स्तर या परंपरागत अवस्था, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का कौन सा स्तर है जो बाल्यावस्था से संबंधित है, तो कौन सा है बाल्यावस्था से संबंधित, पारंपरिक स्तर। इसका टाइम पीरियड 10 से 13 वर्ष का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कि पारंपरिक स्तर है क्या। तो इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। तो यदि क्वेश्चन बनेगा कि नैतिकता का अभाव किस स्तर में रहता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर में। यदि पूछ लें सबसे ज़्यादा नैतिकता का विकास किस स्तर में होता है, तो इनका जो दूसरा स्तर है पारंपरिक स्तर में, ठीक है। इस अवस्था में बालक जो है वहाँ पर किससे सीख रहा था, अपने वयस्कों के माध्यम से नैतिकता सीखने लगा था, किसमें, पहले स्तर में। और यहाँ पर क्या होता है, बालक जो है वो बाल्यावस्था में आ जाता है, और बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, समूह, दल, टोली, गैंग एज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बालक अपने समाज से, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस स्तर की भी दो अवस्थाएं मानी गई हैं। अब इसकी कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं, तो इसकी है पहली अवस्था जो है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, या इसे ही हम प्रशंसा की अवस्था या अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, ठीक है। अब इस अवस्था में बालक केवल प्रशंसा पाना चाहता है, किसी भी तरह से उसे प्रशंसा चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो थोड़ा सा वीक है पढ़ाई में, और उसी के पड़ोस का एक बालक है, जैसे गुप्ता जी का बेटा मान के चलिए, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो उस मतलब जो वीक बालक है, इसके पापा जी क्या कहते हैं कि गुप्ता जी के लड़के जैसे बनो।
तो प्रशंसा पाने के लिए ये पढ़ना तो नहीं चाहता, फिर भी पापा जी की प्रशंसा पाने के लिए गुप्ता जी के लड़के जैसा बनता है और बहुत अच्छा उसका अनुकरण करके पढ़ाई करता है। ठीक है, इस कारण इसे अनुकरण की अवस्था कहते हैं और बालक प्रशंसा के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और चौथी जो इनकी अवस्था होती है वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या कानून एवं व्यवस्था अवस्था। तो ये क्या होती है? स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड सोशल सिस्टम। तो बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं और नियमों के प्रति सम्मान रखता है। मतलब सम्मान रखता है किसके लिए? अपनी प्रशंसा पाने और व्यवस्थाओं का सम्मान करने के बीच में बालक यहाँ भी फंस जाता है, किसमें? नैतिक दुविधा में। और फिर वह तर्क करता है कि यदि हम पापा जी की बात मान करके और गुप्ता जी के लड़के का यदि अनुकरण कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी? हमारी प्रशंसा होगी। लेकिन एक तरफ वह यह भी सोचता है कि हम यदि इनकी बात ना माने, पापा जी की बात ना माने और हम क्या करें? स्वयं से आत्मनिर्भर होकर खुद से नियम बनाएं, खुद से निर्णय लें, तो ये इन दोनों के बीच में फंसा होता है और फिर विचार करता है। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति। अब यहाँ हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि पिताजी के कहने पर गुप्ता जी के लड़के बनो, तो हम पिता की प्रशंसा के लिए गुप्ता जी के बेटे का अनुकरण कर अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनते हैं। फिर दूसरी इनकी जो स्तर है, यही हमने अभी पढ़ा, कानून व्यवस्था। अपना काम खुद करें बिना किसी की सहायता से, आत्मनिर्भर होकर, या फिर हम कह सकते हैं कि हम खुद आत्मनिर्भर होकर नियम कानून मानते हुए खुद से निर्णय लें। तो इन दोनों के बीच में बालक फंसा होता है, यही होती है नैतिक दुविधा। और फिर नैतिक चिंतन बालक करता है और पिता की बात मान लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनका जो स्तर है वो है तीसरा स्तर और इसका नाम है पश्च पारंपरिक स्तर या पश्च उत्तर परंपरागत अवस्था इसे कहते हैं। इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसे कहते हैं। ये उच्च स्तर होता है और यह कोहल वर्ग का जो स्तर है यह किशोर अवस्था से संबंधित है और 13 वर्ष के बाद इसकी जो एज है वो 13 से ऊपर मानी जाती, कहीं कहीं 13 से 16 मिलती है, कहीं कहीं 20 भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस अवस्था में बालक का जो नैतिक विकास है वो लगभग पूर्ण और बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। तो पूछेगा कि किस स्तर में बालक जो है नैतिकता के लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट या पूर्ण रूप से उसका विकास हो जाता है, तो वो है हमारा पश्च पारंपरिक स्तर। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है और इस अवस्था की भी इस स्तर होगा यहाँ, इस स्तर की भी 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था या सामाजिक समझौते की अवस्था और लास्ट इनकी जो अवस्था है वो है विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार की भावना यहाँ पर होती है। तो सामाजिक अनुबंधन की अवस्था क्या होती है? सिंपल भाषा में आप समझिए कि यहाँ पर बालक अपना अपना स्वार्थ देखता है। क्या? अपना अपना स्वार्थ देखता है। जैसे बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौते करने पड़ते हैं। समझौते का मतलब क्या होता है? जैसे हमने चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सामान के चलिए, जैसे ये 2 चोर हैं। ठीक है, एक चोर यदि दूसरे की मदद करता है तो वो इसी कारण से करता है कि वो भी मेरी मदद करेगा। मतलब यहाँ अपना अपना स्वार्थ देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह दें कि तुम अपना टिफिन आज मेरे साथ शेयर करो, कल मैं अपना टिफिन तुम्हारे साथ, मतलब समझौता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। और लास्ट जो इनकी अवस्था होती है वो होती है विवेक की अवस्था। विवेक यहाँ पर कूट कूट कर बालक में आ जाता है। सार्वभौमिक नैतिकता, यहाँ पर जो बालक है वो ये सोचता है कि मेरा भला हो या ना हो लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम की भावना कहाँ पर रहती है? सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब इनकी लास्ट स्टेज जो है उसमें। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का भला हो या ना हो लेकिन वो देश के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो ये होते हैं सार्वभौमिक नैतिकता का स्तर, 6वीं अवस्था। ठीक है, तो आई होप आपको इनकी 6 अवस्थाएं जो हैं वो अच्छे से याद हो चुकी होंगी। अब हम इसके क्वेश्चन कराते हैं, जितना भी आपका डाउट है वो भी आगे क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन जब हम मतलब ज़्यादा मात्रा में अपना कंटेंट क्लियर करते हुए चलेंगे तभी हमारा सिलेबस पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 160 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे वाइगॉत्स्की के। अब हम 161 से यहाँ पर 20 प्रश्न आपको कराएंगे जिससे आपका पूरा कोहल वर्ग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन हमने लिए हैं और हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 161 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तो सभी को पता है किसने दिया है, कोहल वर्ग ने। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और गार्डनर जो है वो बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कितनी अवस्थाएं। तो अवस्थाएं कितनी बताई हैं इन्होंने, 8 अवस्थाएं बताई हैं। और यदि स्तर की बात करते कि स्तर कितनी बताए हैं तो 3 हो जाता। ठीक है, 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से कीजिएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेज रहा है मतलब क्या मिल रहा है उसे, दंड, पनिशमेंट। ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समाज की नैतिक विकास होगा यहाँ पर, नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो हमने पढ़ा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या हो जाएगा, चोरी ना करना। क्या है, चोरी ना करना, आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर दंड भी मिल रहा है। तो हमने पढ़ा है इनकी कौन सी स्टेज में, इनकी अवस्था पड़ी है फर्स्ट वाली। कौन सी स्तर है इनका, पूर्व परंपरावादी स्तर। यहाँ पर बालक अहम केंद्रित, मतलब पहली अवस्था जो होती है स्वार्थी बच्चा होता है, और दूसरी दंड और आज्ञा पालन। तो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे जेल भेज दिया जाएगा, दंड मिलेगा। तो ये कौन सी स्टेज है इनकी, तो ये है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है लिखित, यहाँ पर होगा निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहल वर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। यहाँ पर दिया गया है अंतःकरण के, यहाँ होगा स्वाव, क्या होगा, स्वाव चयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो हमने इनकी जो दूसरा स्तर है वो पढ़ा हुआ है परंपरावादी नैतिकता की अवस्था। ठीक है, जो 10 से 13 वर्ष का इनका जो दूसरा स्तर है वो होता है, और इसकी भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कानून एवं सामाजिक समझौते, तो इनका जो दूसरा स्तर है उसकी 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है, पहली है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा कौन सा है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, यहाँ पर दिया है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, नेक्स्ट दिया है सामाजिक क्रम अभिविन्यास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सामाजिक अनुबंधन होगा। क्या होगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए, मतलब यहाँ पर ये बात की गई है कि कानूनों को हटाइए, मतलब कानून जो है ये नहीं कि हटाइए, मतलब जो वैध कानून है उसे मानिए, जो अवैध है उसे नहीं मानना है, और उसको निगलेक्ट करते हुए क्या करना है, संपूर्ण मानवता की ओर ध्यान देना है। और ऐसे विचार परोपकार जब हमारे अंदर होगा तभी आ पाएंगे, और ये होता है हमारा कौन सा स्तर, सामाजिक अनुबंधन का स्तर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आएगा सार्वभौमिक नैतिक, यहाँ पर होता है परोपकार। ठीक है, ये तो होता है हमारा क्या, सामाजिक अनुबंधन क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन तो अपना अपना स्वार्थ देखना होता है। ठीक है, तो इसकी जो 6वीं स्टेज है, जो 6वीं अवस्था है सार्वभौमिक, इसमें नैतिकता रहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। मतलब कोहल वर्ग के सिद्धांत में ऐसा एक ऑप्शन कौन सा है जिसे माना जा सकता है। तो क्या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक, बिल्कुल नहीं। उनके सिद्धांत ने संज्ञान, बिल्कुल संज्ञान की तो बात ही नहीं है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण भी नहीं है। यहाँ पर दिया गया है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में। ठीक है, 164 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम आपको लास्ट में एक बार फिर से बता देंगे। ठीक, दिया गया है 166 नंबर क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नैतिक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। क्या दिया गया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये हमने इनका जो दूसरा स्तर है परंपरावादी स्तर, उसमें हमने इसकी एक स्टेज पड़ी हुई थी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और बालक जो है वो प्रशंसा पाने के लिए अपने पिता की बात मान लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की।
अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, नहीं। नैतिक विकास के चरण, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो हमें जब इनकी अवस्थाएं पता होंगी तभी हम इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो परंपरागत नैतिकता, बिल्कुल यही इनका एक विकास की अवस्था है। ए नहीं, ए भी नहीं है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो ये हमने इनकी अवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली अवस्था होती है अहम केंद्रित अवस्था, दूसरी होती है दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, तीसरी होती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथी होती है कानून एवं व्यवस्था अवस्था और 5वीं अवस्था होती है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। तो कहाँ पर दिया गया है सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिकता स्तर बना रहता है। तो इनका पहला स्तर होता है पूर्व परंपरागत, जो कब से कब तक का होता है। तो जो पूर्व परंपरागत इनका पहला स्तर होता है वो होता है 7 से 10 वर्ष, कहीं कहीं 4 से 10 माना जाता है। फिर इनका दूसरा स्तर जो होता है परंपरागत नैतिकता जो पूछा गया है, तो दूसरा जो स्तर होता है इनका कौन सा परंपरागत, ए होता है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, और चौथा जो स्तर तीसरा जो स्तर होता है वो 13 से अधिक होता है। तो पूछा गया है परंपरागत, तो कब से 10 से 13 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है। मतलब दंड, तो ये हमने पहला जो इनकी स्तर है पहला पूर्व परंपरागत, तो उसमें पढ़ा है पहली अवस्था होती है अहम केंद्र, दूसरी दंड और आज्ञा पालन। तो इसका करेक्ट आंसर हमें स्तर में बताना है कि कौन से स्तर में नैतिकता जो है वो दंड के भय से नियंत्रित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर पूर्व नैतिक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग का कौन सा स्तर किशोर अवस्था से संबंधित है। तो हमने पढ़ा हुआ है इनका जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर वो है हमारी शैशव अवस्था से संबंधित, दूसरा स्तर है जो परंपरावादी वो है बाल्यावस्था से संबंधित, और जो तीसरा स्तर है इनका पश्च परंपरावादी स्तर वो किशोर अवस्था से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो इनकी आलोचना याद रखना, ये एकमात्र इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है और क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट पूछी जाती है। तो दिया है कोहल वर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत, मतलब कोहल वर्ग बिना अनुभूति के कैसे सिद्धांत लागू कर सकती है। तो गलत है। कोहल वर्ग में नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास की जितनी भी अवस्थाएं बताई हैं उसका स्पष्ट उल्लेख दिया है और यहाँ कहा गया है नहीं है, तो ये भी गलत। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक, नहीं। क्या नैतिकता का विकास होता है? नहीं। कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, तो इनकी प्रमुख आलोचना यही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन हमें सभी ऑप्शन देखने हैं। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश, बिल्कुल नहीं। धार्मिक शिक्षा, नहीं। बाकी की शिक्षाएं क्या यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को चर्चा में शामिल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैतिक तर्कना। जब बालक दो चीज़ों के बीच में फंस जाता है तो उसे नैतिक दुविधा कहते हैं, और जब वह उस पर चिंतन करता है तो उसे नैतिक तर्कना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के सिद्धांत में, क्वेश्चन क्या है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो हमें पता है कि जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसकी 2 अवस्थाएं हैं, अहम केंद्रित अवस्था और दंड और आज्ञा पालन अवस्था। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें जब बालक दुविधा में फंसता है और फिर नैतिक निर्णय जब लेता है तो वह किस तरफ प्रवृत्त होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं, नहीं। व्यक्तिगत मूल्य, नहीं। पारिवारिक अपेक्षाएं, नहीं। अंतर्निर्मित संभावित दंड के कारण ही बालक अपनी वस्तु दूसरे को देता है, वरना वह अहम केंद्रितता के गुण भी अपने अंदर रखता है। तो इस कारण इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति। तो ये हमने बताया कि नैतिकता अनुपस्थित होती है किस स्तर में, तो इसका करेक्ट आंसर स्तर फर्स्ट हो जाएगा पूर्व परंपरावादी स्तर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा नैतिकता किस अवस्था में होती है, तो इनके दूसरे स्तर परंपरावादी स्तर में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि आप एक शिक्षक के रूप में, क्या है, आप एक शिक्षक के रूप में
रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समितियां बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्न में से किस स्तर पर होंगे? तो इस तरह की जो रैंकिंग संबंधी जो यहाँ पर बात की गई है, धमकाने के सख्त विरोधी हैं, इस तरह आप विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, तो ये सारा जो कार्य है वो किस अवस्था की विशेषता है? तो इनके उत्तर परंपरागत स्तर की 13 मतलब किशोर अवस्था में इस तरह के कार्य किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। मतलब कर्नेल सिंह एक कानूनी कार्यवाही भी की गई है उन पर, फिर भी वो क्या नहीं देते? आयकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। मतलब वो भ्रष्ट सरकार समझते हैं और समर्थन नहीं देना चाहते हैं। जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो समझ रहे हैं कर्नेल सिंह कि जो सरकार है वो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त वो कुछ अच्छा कार्य नहीं करा रहे। इस कारण से वो अपने क्या नहीं देना चाहते? आयकर नहीं देना चाहते। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में? तो आप यहाँ पर सोचिएगा कि जो कर्नेल सिंह हैं वो कैसे हैं? वो हैं, उनमें कौन सा गुण है? तो उनमें परोपकार की भावना है, क्योंकि वो मतलब जो गलत कार्य है उसके लिए समर्थन नहीं देना चाहते, बल्कि वो भले कार्यों के लिए समर्थन देना चाहते हैं। तो वो मतलब अपना भला ना चाहते हुए समाज का भला करना चाहते हैं। और ये ऐसा कोहल वर्ग के किस स्तर में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च परंपरागत स्तर की जो दूसरी अवस्था है उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नैतिकता वाली अवस्था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो ये हुए हमारे आज के 20 प्रश्न और कोहल वर्ग के बारे में संपूर्ण। एक क्वेश्चन यहाँ पर 164 नंबर का था शायद, वो हम आपको अच्छे से एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था इस कारण से। ठीक है, ये है क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। दिया गया है वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो यहाँ पर कानून और समाज को एक साइड रखते हुए संपूर्ण मानवता की ओर ध्यान दिया गया है, और यह परोपकार संबंधी भावना है। और यह हमारे कोहल वर्ग के तीसरा जो स्तर है उसकी दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिकता, उससे संबंधित है। इस कारण इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोहल वर्ग के सारे प्रश्न और इनका सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम डीमोटिवेट होंगे और आगे अच्छा कंटेंट नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।